रिसेंटली लॉ कमीशन से पूछा गया पूरे देश में साइमल्टेनियस इलेक्शंस लाने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जाएगा, क्या उसमें स्टेट्स का भी रेटिफिकेशन ज़रूरी है कि नहीं। उससे पहले हम ये देख लेते हैं किन किन केसेस में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए स्टेट्स का भी रेटिफिकेशन ज़रूरी होता है। आर्टिकल 368 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का गवर्न करता है अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें से आर्टिकल 368 क्लॉज 2 गवर्न करता है कि किन किन केसेस में हाफ ऑफ द स्टेट्स को रेटिफाई करना पड़ता है या उनकी लेजिस्लेचर में वो बिल पास होता है। अब आर्टिकल 368 क्लॉज 2 में क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, क्लॉज डी और क्लॉज ई 5 ऐसे केस हैं जहाँ पे स्टेट्स को भी वो जो यूनिट पार्लियामेंट में बिल आया है उनको असेंट देना पड़ता है। सबसे पहला क्लॉज है जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन चेंज करना हो, क्योंकि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में स्टेट के एमएलएज भी पार्टिसिपेट करते हैं, इसीलिए अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन का तरीका ही चेंज करना है तो वो जो बिल लोकसभा और राज्यसभा से अगर पास होगा तो हाफ ऑफ द इंडियन स्टेट्स को भी वो पास करना पड़ेगा। दूसरा, जिस तरीके से पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट का, अगर वो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट ही चेंज होता है उसमें भी हाफ ऑफ द इंडियन स्टेट्स को असेंट देना पड़ेगा। नेक्स्ट है, अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन चेंज करना हो, खासकर सुप्रीम कोर्ट का अगर जुरिडिक्शन चेंज करना हो तो उसके लिए भी स्टेट का असेंट जरूरी होता है। फिर किस तरीके से एग्जीक्यूटिव पावर जो है सेंटर की स्टेट्स में, स्टेट्स की सेंटर में, जैसे आईएएस होते हैं, उनकी जो पावर्स हैं या किस किस केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट पे गवर्न कर सकती है स्टेट को, वो अगर चेंज करना हो तो ये भी वो वाला मैटर है जहाँ पे स्टेट्स का असेंट जरूरी होता है। उसके बाद नंबर ऑफ सीट्स असाइन होती हैं हर स्टेट को राज्यसभा में, अगर वो चेंज करना हो 4th शेड्यूल तो भी स्टेट्स का असेंट जरूरी होता है। और अगर आर्टिकल 368 ही चेंज करना हो, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है, उसके लिए भी हाफ ऑफ द स्टेट्स का असेंट बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट टॉपिक है साइमल्टेनियस इलेक्शंस इन इंडिया। इसका मतलब ये होता है कि लोकसभा और जितनी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनका इलेक्शन साथ साथ होगा। 1967 तक जो भी भारत में इलेक्शंस हुए हैं दे वर हेल्ड साइमल्टेनियसली इन द स्टेट्स एंड इन द लोकसभा, क्योंकि सेंटर में भी कांग्रेस थी और स्टेट में भी ज़्यादातर कांग्रेस ही थी, इसलिए इलेक्शंस का जो टाइम पीरियड था वो सिंक हो जाता था अपने आप ही। अब क्या है, तो जो करंट गवर्नमेंट है वो चाहती है कि इलेक्शन अभी भी स्टेट में और लोकसभा में वो एक साथ हो, रिगार्डलेस कब किसकी सरकार बनी। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया और नीति आयोग ने भी इस चीज़ को रिकमेंड किया है कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस होने चाहिए। हमारे जो एक्स प्रधानमंत्री हैं रामनाथ कोविंद जी, इनकी लीडरशिप में एक कमेटी बिठाई गई थी जिन्होंने भी रिकमेंड किया कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस होने चाहिए। अब इसके फेवर में और इसके अगेंस्ट में कुछ आर्ग्यूमेंट देख लेते हैं। फर्स्ट, इसके फेवर में फर्स्ट पॉइंट है जी एक्सपेंडिचर कम होगा, खर्चा कम होगा। आप देखते हैं स्टेट्स में जब इलेक्शन होता है, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग टाइम पर इलेक्शन हो रहे हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज को खर्चा ज़्यादा करना पड़ता है। सेंटर में अलग इलेक्शन हैं, स्टेट में अलग अलग टाइम पर अलग अलग इलेक्शन हैं, तो एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है क्योंकि हर लीडर को अपना अपना अलग खर्चा करेगा। तो बहुत से सारे खर्चे ऐसे हैं जो एक पार्टी, जो खासकर जो नेशनल पार्टी है, वो क्लब कर सकती है एक्सपेंडिचर, तो खर्चा कम होगा। फर्स्ट। सेकंड, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। आप जानते हो इलेक्शंस के टाइम पे चीफ इलेक्शन कमीशन जो है उसके बाद खुद की तो अपने कोई ऑफिशियल्स होते नहीं है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट से ऑफिशियल्स को टेम्प्रेरी बेसिस पे रिक्रूट कर लेता है। अब स्कूल के टीचर्स हैं, सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं। अगर आज स्टेट में इलेक्शन हो गए, 6 महीने साल भर के बाद सेंटर में इलेक्शन है सपोज, तो जो उनका जो काम है वो तो वो कर नहीं पाएंगे, इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी आएगी। जो जिस काम के लिए बनाया गया वो बेटर वो काम कर पाएगा, ठीक है। अपना काम, मेन काम छोड़ के वो दूसरे काम में नहीं लगेगा। उसके बाद हमारे लिए भी ये फायदा है, टाइम कम लगेगा। आज इलेक्शन है स्टेट के तो हॉलीडे है स्टेट के इलेक्शंस के लिए,
6 महीने बाद, साल भर के बाद अगर इलेक्शन है लोकसभा के, तो फिर छुट्टी है। उसके बाद जब भी इलेक्शन अनाउंस होते हैं तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज पर रिस्ट्रिक्शन आ जाती हैं, वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। अगर अब सारा टाइम इलेक्शन होते रहेंगे तो मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा। तो पार्टीज जो है, जो काम करना चाहती है, जो नई स्कीम लॉन्च करना चाहती हैं, वो कर सकेंगी। अगर अलग अलग टाइम पर अलग अलग इलेक्शन में होता रहेगा तो पार्टीज अपना काम नहीं कर सकती, स्कीम लॉन्च नहीं कर सकती, तो कंटिन्यूटी रहेगी। 5 साल में एक बार इलेक्शन होगा, स्टेट में और सेंटर में एक साथ, एक बारी में। जो आपने स्पीच देनी है, जो करना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत आप कर लोगे, उसके बाद अपना काम कर सकते हो, अपनी स्कीम लॉन्च कर सकते हो, लोगों के बेटरमेंट के लिए आप काम कर सकते हो। उसके बाद अब इसी के साथ साथ हम इसके अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो क्या है कि ये फेडरल नहीं है, इसमें आप सेकंड जो स्टेट के इलेक्शन उसको सेकेंडरी बना रहे हो। अब जैसे अभी जो करंट लीडर हैं सेंटर में, मोदी जी, उनकी जो परसोना है कुछ ऐसा है, वो चाहे अगर सेंटर और स्टेट के इलेक्शन एक कर दोगे तो वोट तो उन्हीं के नाम पे दिए जाएंगे। तो यहाँ पे नेशनल और स्टेट इश्यूज जो हैं वो मर्ज हो जाएंगे। तो स्टेट्स की जो महत्वता है, जो रीजनल इश्यूज हैं, वो इतने उभर के नहीं आ पाएंगे। हो सकता है सेंटर में ठीक है डिमांड एक पार्टी की हो, पर एक कोई दूसरी पार्टी है जो बेटर समझती हो, मगर अगर नेशनल लीडर वोट मांगेगा तो शायद लोग उसके नाम पे वोट दे देंगे, और जो पार्टी बेटर उनको रिप्रेजेंट कर सकती है स्टेट्स में, उसको वोट ना दें। और लोग भी नेशनल इश्यूज पर ज़्यादा प्रभावित होके, उनसे ज़्यादा इफेक्ट होके और वोट दे दें। नेक्स्ट, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारे आर्टिकल्स को चेंज करना पड़ेगा, और शायद स्टेट्स का रेटिफिकेशन भी हो सकता है ज़रूरी हो इसमें। तो देखो, अगर जैसे भी हमने देखा कि लॉ कमीशन का कहना है कि स्टेट्स का रेटिफिकेशन की जरूरत नहीं है, मगर कुछ स्टेट्स तो जो जहाँ अपोजिशन के द्वारा रूल की जाती है, वो तो पक्का बोलेंगी कि स्टेट्स का रेटिफिकेशन जरूरी है। तो ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स इशू हो जाता है, जहाँ पे जुडिशरी को एक मेजर रोल प्ले करना पड़ेगा अपना। नेक्स्ट, मान लो कोई स्टेट गवर्नमेंट बनी थी, 2 साल हुए उसको बने हुए, अब सेंटर में किसी कारण से सरकार चेंज हो जाती है, सरकार गिर जाती है, नए सरकार इलेक्शन दोबारा से होते हैं, तो क्या पूरी स्टेट में दोबारा से इलेक्शन होगा? तो प्री मेच्योर डिसोल्यूशन होगा। तो स्टेट्स में भी जो है लोगों ने तो चुना होगा ना किसी पार्टी को, वो पार्टी को तो बुरा लगेगा कि अभी तो 2 साल ही हुए थे, 3 साल पेंडिंग है, दोबारा से इलेक्शन हो। तो इसमें जो स्टेट में जो गवर्नमेंट है उसका डिसोल्यूशन जो है ये बहुत कम्प्लेक्स हो जाएगा। ऑल इन ऑल ये इकोनॉमिकली देखा जाए तो एक बहुत फ़ायदे वाली चीज़ है कि अगर सारा टाइम इलेक्शन होते रहेंगे तो स्पीचेज, रैलीज, कई बार आप देखते हो कि नेगेटिव लैंग्वेज भी यूज़ की जाती है, काफ़ी डिवाइसिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, एक हेटेड सी क्रिएट कर दी जाती है। तो वो सब अगर लिमिट हो जाएगा, 5 साल में 2 महीने के लिए होगा तो बेटर होगा। बट ये एक जुडिशियल प्रोसेस भी होगा जहाँ जुडिशरी को एक मेजर रोल प्ले करना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। देखो, शुरू से ये बात जुडिशरी और पार्लियामेंट के बीच में होती रही है, क्या पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकता है कि नहीं चेंज कर सकता है? क्या जो पार्लियामेंट की पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए वो एब्सोल्यूट है, मतलब क्या वो सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर सकता है कि नहीं कर सकता है? सबसे पहले ये बात शुरू हुई थी 1951 में शंकरी प्रसाद केस में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकता है। जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उस टाइम वो लिविंग थे, वो एग्जिस्ट करते थे, तो सुप्रीम कोर्ट को ये लगा ठीक है उनसे कोई गलती होगी, वो चेंज करना चाहते हैं इसको। 1967 में गोलकनाथ केस में फिर दोबारा से इशू आया कि पार्लियामेंट को पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है कि नहीं कर सकता है। उस समय थोड़ा जुडिशरी जो है डोमिनेंट हो चुका था, पुराने लीडर्स की डेथ हो चुकी थी। उसमें बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि पार्लियामेंट जो है वो सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड नहीं कर सकता, उसकी पावर सुप्रीम नहीं है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का काम था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना, चेंज करना, पार्लियामेंट उसको चेंज नहीं कर सकता है। उसके बाद केशव नंदा भारती केस में
सुप्रीम कोर्ट ने कहा पार्लियामेंट के पास पावर तो है कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए, मगर वो पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं कर सकता। इसको कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, कि कुछ ऐसे पार्ट हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, अगर उनको चेंज कर दिया तो जो कोर वैल्यू है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वो बदल जाएगी। इसीलिए बोला हाँ सुप्रीम कोर्ट ने कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकता है, बट उसकी पावर एब्सोल्यूट नहीं है। अब क्या क्या चीज़ें आती हैं बेसिक स्ट्रक्चर में, कहीं पे ये लिखा नहीं हुआ कि क्या एक जगह नोटिफाई नहीं कर रखा कि ये चीज़ें, ये टॉपिक जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग जजमेंट्स के तहत हम लोगों को पता चलता है क्या क्या पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का, जिसको पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकता है। जैसे एग्जांपल, इंडिया एक सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेकुलर पॉलिटी बनाना चाहता है। रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू, कि अगर कोई पार्लियामेंट ऐसा लॉ बनाता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है तो सुप्रीम कोर्ट उसको चेक कर सकता है। इसका कंटेक्स्ट क्या है, जब साइमल्टेनियस इलेक्शन बिल आया अभी कि दोबारा से लोकसभा में, राज्य और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन एक साथ होना चाहिए, तो क्या इसको चेंज करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए, क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट तो नहीं हो रहा? क्योंकि ये शायद फेडरलिज्म को अफेक्ट करेगा। इसमें स्टेट्स की जो पावर है वो रोक दी जाती है आर्बिट्री तरीके से, उनको जो 5 ईयर्स का उनका टाइम पीरियड है वो रुक जाता है। तो इसमें शायद फेडरलिज्म का मॉडल इफेक्ट होता है इंडिया का, तो शायद ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को अफेक्ट करेगा। ये बात यहाँ पे काम आती है। नेक्स्ट है सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी। देखो, कोई भी इन्वायरमेंटल से रिलेटेड इशू जब सुप्रीम कोर्ट के पास आता है तो सुप्रीम कोर्ट को भी एक गाइड चाहिए होता है, टेक्निकल एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं जो उन्हें बता सके कि मैटर है क्या। देखो, जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके पास भले ही नॉलेज होती है मगर इतनी टेक्निकल नॉलेज तो नहीं है कि वो बता सकें ये चीज़ किस तरीके से इम्पैक्ट करेगी इन्वायरमेंट को, क्या क्या निटी-ग्रिटीज उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। उसके लिए उन्होंने कमेटी बनाई थी, सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी 2002 में, जिसका काम था कि क्या क्या जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। फिर उसको 2023 में पार्लियामेंट ने स्टैट्यूटरी बॉडी बना दी। स्टैट्यूटरी बॉडी वो होती है जो किसी पार्लियामेंट के एक्ट से बनाई जाती है, ठीक है। अब इशू क्या है, ये बात बोली जाती है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है इन्वायरमेंट के लिए, और ये सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी भी है। तो दो बॉडी की ज़रूरत क्या है? अगर कोई इन्वायरमेंट से रिलेटेड काम है, कोई बात पूछनी है सुप्रीम कोर्ट को, तो सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी की जगह वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से भी पूछ सकती है। तो यहाँ ये मैटर रेज किया गया, क्या सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी को बंद कर देना चाहिए। तो अगर आपसे पूछा जाए क्या सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, हाँ भाई बिल्कुल स्टैट्यूटरी बॉडी है वो। क्या ये वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो नहीं है। नेक्स्ट है वंदे मातरम। रिसेंटली बहुत ज़्यादा डिबेट होने लगा है वंदे मातरम के यूसेज के बारे में, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। वंदे मातरम जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था, बाद में आनंद मठ जो उनकी नावल है उसमें इसको ऐड किया गया था। आनंद मठ जो है वो सन्यासी रेबेलियन को डिपिक्ट करने के लिए लिखी गई थी। अब ये जो वंदे मातरम जो है पहली बार 1896 में कांग्रेस के सेशन में गाया गया था। उस समय कांग्रेस का प्रेसिडेंट था रहीमतुल्ला एम सयानी। ये कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। स्वदेशी मूवमेंट के दौरान जब बंगाल का पार्टीशन हुआ था तो वंदे मातरम काफ़ी यूज़ किया गया था। इसको हमारा नेशनल सॉन्ग डिक्लेयर किया गया था 1950 में। 24 जनवरी 1950 को इसको हमारा नेशनल सॉन्ग डिक्लेयर किया गया, और ज़्यादातर इसका सिर्फ फर्स्ट स्टैंजा ही गाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है रेपो रेट या रीपरचेज ऑपरेशन रेट। ये वो रेट है जिस पे आरबीआई बैंक्स को पैसे लोन देता है। ये शॉर्ट टर्म लोन होता है। इसमें होता क्या है, बैंक जो है कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करती है आरबीआई को, आरबीआई बदले में पैसे देता है बैंक को। ये वो इंटरेस्ट रेट पहले से फिक्स होता है। ये एक टूल है जिससे आरबीआई जो है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल कर सकती है। अब अगर रेपो रेट बढ़ गया, मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ गया,
जिस रेट पे बैंक जो है लोन उठा रहा है आरबीआई से, अगर ये रेट ज़्यादा होगा, अगर आरबीआई जो है ज़्यादा इंटरेस्ट पे लोन दे रहा है बैंक्स को, तो इससे क्या होगा, हमारे पास भी जो लोन है इंटरेस्ट रेट है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। तो अगर मुझे लोन महंगे पे मिल रहा है तो मार्केट में जो पैसे का सप्लाई है वो कम हो जाएगा। तो ये एक तरीका होता है मार्केट से कैश को कम करने का। इसका ऑपोजिट क्या है, अगर रेपो रेट कम हो जाए, अगर आरबीआई रेपो रेट कम कर देगा तो बैंक्स को कम इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा आरबीआई से, आरबीआई हमको भी कम इंटरेस्ट रेट में लोन देगा, तो हमको इजीली पैसे मिल जाएंगे, मार्केट में कैश सप्लाई बढ़ जाएगा। ये बहुत एक कॉमन इंडिकेटर है जो हमारी लाइफ में काफ़ी काम आता है। आप देखेंगे आजकल जैसे बैंक से हम लोन लेते हैं तो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट होता है। जैसे अगर आप होम लोन ले रहे हो और वो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है, तो अगर रेपो रेट बढ़ेगा तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है होम लोन पे वो भी बढ़ जाएगा, और अगर रेपो रेट कम हुआ तो फ्लोटिंग रेट के तहत आपका जो होम लोन का रेट है बाद में वो अपने आप को कम हो जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है, एक कंट्री का सेंट्रल बैंक देश में करेंसी का सप्लाई या लोन का सप्लाई कंट्रोल करने के लिए जो स्टेप्स उठाता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, देश के इकोनॉमिक ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए जो स्टेप्स उठाता है उसको कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है। अब इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो एक 6 मेंबर कमेटी है जो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत बनाई गई है। इसमें 3 मेंबर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के और 3 मेंबर वो हैं जो सेंट्रल बैंक नॉमिनेट करता है। अब इसका टास्क क्या है, इंडिया में इन्फ्लेशन को टारगेट करना वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का काम है। इनको मैंडेट दिया गया है कि इन्फ्लेशन जो है वो 4% होना चाहिए इंडिया में, ±2%, मतलब इट कैन लाई बिटवीन 2% टू 6%। इसको कंट्रोल करने के लिए, इस रेंज में रखने के लिए ये स्टेप्स उठा सकता है। ये क्या स्टेप्स उठा सकता है, मेजरली 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट रेट को मॉनिटर करना। जिस रेट पे आरबीआई रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट के थ्रू बैंक्स को पैसे लेंड करेगा या बैंक से पैसे आरबीआई लेगा, वही आगे इंटरेस्ट डिपेंड कर, हमारा जो इंटरेस्ट रेट हम लेते हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। उसके बाद कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, कितना पैसा बैंक्स के पास रहेगा। जैसे सीआरआर क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो, बैंक का वो पैसा जो आरबीआई के पास रहता है उस पर बैंक को इंटरेस्ट नहीं मिलता है। अगर सीआरआर ज़्यादा होगा तो बैंक का ज़्यादा पैसा आरबीआई के पास होगा, तो बैंक पैसे कम लोन दे पाएगा। अगर सीआरआर कम है तो बैंक के पास ज़्यादा पैसा है, बैंक ज़्यादा पैसा लोन दे पाएगा, मार्केट में पैसा बढ़ जाएगा। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, अगर ये ज़्यादा होगा तो बैंक लोन कम दे पाएगा आगे। ये वो एसेट्स होते हैं जैसे गोल्ड हो गया या करेंसी हो गई जिस पर बैंक को इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं, या ओपन मार्केट ऑपरेशंस, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेचना आरबीआई के द्वारा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदना, ये भी वो तरीका होता है जिससे आरबीआई जो है मार्केट में पैसे का सप्लाई कंट्रोल कर सकता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो भी फैसले होते हैं वो मेजॉरिटी वोट से लिए जाते हैं। इन केस ऑफ अटाई, जो गवर्नर होते हैं हमारे आरबीआई के, उनका जो वोट है वो फिर कास्टिंग वोट होता है, वो मेजर वोट होता है। नेक्स्ट है इंडियन नेवल शिप माहे। ये एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए यूज़ की जाने वाली शिप है। जो भी अंडर वाटर सबमरीन्स होती हैं ये उसको डिटेक्ट कर सकता है, खासकर शैलो वाटर्स के लिए है। तो शैलो वाटर्स में जो भी सबमरीन्स होंगे ये उसको डिटेक्ट करेगा और उनको फाइट कर सकता है। ये हमारी कोस्टल डिफेंस जो कैपेबिलिटी है उसको काफ़ी इम्प्रूव करेगा। तो जैसे मान लो अक्सर देखा गया है कि चाइना जो है वो हमारे कोस्टल बॉर्डर्स के काफ़ी पास होता है, तो ये उनको डिटेक्ट कर पाएगा, तो काफ़ी हमारे लिए काम की चीज़ है ये। और इसको बनाया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने, तो कोई एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाई गई नहीं है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं गिनी बसाओ के बारे में। यहाँ पे मिलिट्री कू हुआ है और अक्सर ये देखा गया है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी है जो इंटरनेशनली प्लेसेस एंड न्यूज़ होती हैं वो पूछी जाती है, तो एक बार इस कंट्री को डिस्कस कर लेते हैं।
ये वेस्टर्न अफ्रीका में कंट्री है, अटलांटिक ओशन के पास ये कंट्री है, काफ़ी पुअर कंट्री है ये, और अक्सर यहाँ पे मिलिट्री coup होते रहते हैं और पॉलिटिकली काफ़ी अनस्टेबल कंट्री है ये। इसके नेबरिंग कंट्री में देखा जाए तो गैम्बिया है और गिनिया है। ज़रूरी नहीं है किसी के बारे में पूछा जाए, इसके आसपास की जो कंट्रीज़ है वो भी पूछी जा सकती हैं, और इसी बहाने हमको कुछ नई नई कंट्रीज़ के बारे में जानने में पता चल जाता है हमको, तो इसलिए थोड़ा इम्पोर्टेंट बन जाता है ये। नेक्स्ट है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये 1966 में बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर्स है मैनिला इन फिलीपींस। देखो, इसका मेन काम है एशिया और पैसिफिक जो कंट्रीज़ हैं उनको लोन देना। इस रीजन के बाहर के कंट्रीज़ को ये लोन नहीं देता है, स्पेसिफिकली पूछा जा चुका है पहले भी, ठीक है। इसका मेन एम है इन एरियाज़ में पॉवर्टी कम करना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। अब इसमें जो जितना पैसा डोनेट करता है उसका वोटिंग शेयर उतना ज़्यादा होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें जापान और यूएस ने ज़्यादा पैसे डोनेट कर रखे हैं, तो लार्जेस्ट शेयर होल्डर भी वही है, तो वोटिंग राइट्स भी इन्हीं के ही हैं। जो पोरेस्ट कंट्रीज होती हैं उनको वो कंसेशनल रेट पे ये लोन या ग्रांट देता है। अब देखो, लोन या ग्रांट में फ़र्क क्या होता है। लोन में क्या होता है, एक उम्मीद होती है कि सामने वाला पैसे वापस करेगा, आपको इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है और आप लोन पैसे रिटर्न करोगे। मगर ग्रांट क्या होता है, वो एक चैरिटी की तरह होता है कि आपने एक एड की तरह होता है, आपने पैसे दिए, किसी को वापस पैसे आने वाले नहीं, नैदर आप एक्सपेक्ट करते हो उस चीज़ को। हमारी कंट्री इंडिया ने भी काफ़ी सारा लोन उठाया है, डेवलपमेंट लोन उठाया है एशियन डेवलपमेंट बैंक से। जैसे वर्ल्ड बैंक के सबसे ज़्यादा लोन हमने ही ले रखे हैं, तो हमारे डेवलपमेंट नीड्स को पूरा करने के लिए डैम्स बनाने होते हैं, रोड बनानी, सड़कें बनानी, तो इसके लिए हमने वर्ल्ड बैंक से लोन ले रखा है। इसी कारण हम सेम चीज़ों के लिए हम एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी लोन लेते आए हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये न्यूज़ में था, और कई बार जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उनसे रिलेटेड उनकी जोग्राफी, उनके रिवर्स, टेरेन, कौन कौन से वाइल्ड लाइफ है, वो पूछ लिया जाता है, तो इसको भी हम एक बार देख लेते हैं। कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उत्तर प्रदेश में लाई करता है। ये इंडिया और नेपाल के बॉर्डर में लाई करता है और दुधवा टाइगर रिजर्व के अंदर पाया जाता है। यहाँ पे क्रिटिकली एंडेंजर्ड घड़ियाल पाया जाता है और एंडेंजर्ड गैंगेटिक डॉल्फिन जो है वो पाया जाता है। गेरुआ रिवर इससे फ्लो करती है, जो घाघरा रिवर सिस्टम का एक पार्ट है। ऐसे बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पार्क अक्सर आप न्यूज़पेपर में देखते रहेंगे। ये रिकमेंडेड है कि आप एक अलग से शीट बना लीजिए, डिजिटल शीट बना लो या पेन पेपर पे नोट कर लो कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, कौन कौन सी स्टेट में है, कौन सी ऐसी स्पीशी है जो वहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है, कौन से रिवर फ्लो करती है। क्योंकि क्या है ना, ये इतनी सारी हैं, अगर आप नोट डाउन नहीं करोगे ना तो बाद में एक साथ रिवाइज करना मुश्किल हो जाता है। वीकली या मंथली आपने जो भी करंट अफेयर्स में देखा, आप उनको साथ साथ रिवाइज करते रहोगे तो नाम आपके सामने, आंखों के सामने से आता रहेगा ना, तो आपके लिए रिकॉल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा।